सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरा स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है, जो टॉपिक है, वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं या पुरातात्विक स्थल। इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊं तो जो राजस्थान का जो प्रत्येक एग्जाम है, ठीक है, किसी भी स्तर का एग्जाम है, ठीक है, उस एग्जाम के अंदर ये टॉपिक सम्मिलित किया गया है। और हालांकि मैं वीडियो काफ़ी दिन बाद में बना रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि जो ये आपका सीईटी का है और ये जो रीट का से संबंधित जितना भी सिलेबस मेरे से हो सकेगा, ठीक है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, इन पुरातात्विक स्थलों को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी इतिहास की समझ होना जरूरी है, ठीक है। जो इतिहास जो है उसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, यानी कि प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। अब प्राक इतिहास के अंदर कौन सा काल लिया जाता है, ठीक है, कौन सा समय लिया जाता है, तो प्राक इतिहास का ऐसा समय होता है जिनकी जानकारी के स्रोत अपने को कौन से होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। यानी कि इतिहास का वह कालखंड, वह भाग जिसकी जानकारी अपने को केवल और केवल किससे मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है, प्री हिस्ट्री कहलाता है। और इस प्री हिस्ट्री के समय ना तो कोई लिपि थी, किसी भी लिपि का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, ना वो पढ़ी गई, लिखी नहीं गई तो पढ़ी कहाँ से जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री का तात्पर्य है क्या हुआ कि इतिहास का वह कालखंड जिसके अंदर लिपि का तो विकास हो चुका था, ठीक है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया, उसके बारे में पूर्ण रूप से उसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो फिर उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से। यानी कि इतिहास का वह भाग या वह कालखंड जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है, आद्य इतिहास होता है। लेकिन इस समय में लिपि का विकास हो चुका था और उसको पढ़ा नहीं गया, ठीक है, पढ़ा नहीं गया था। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी अपने को किससे मिलती है, जो पुरातात्विक स्रोत है ना, ये भाई कहीं से तो मोहर निकल गई, कोई मुद्राएं निकल गई, ठीक है, कोई सिक्के मिल गए, कहीं से कोई स्मारक निकल गया, कोई भवन निकल गया, ठीक है, खुदाई के अंदर कोई मृत भांड प्राप्त हो गया, ठीक है, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो गए, अपने को जानकारी उन्हीं से मिलती है। अब देखिए, हड़प्पा की लिपि की तो जानकारी थी, हड़प्पा वासियों को लिपि की जानकारी थी, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे जो उनकी लिपि जो बोली जाती है वो उनको कहते हैं कि भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक उन्होंने चित्र बनाए हैं, ठीक है, और उन चित्रों के द्वारा ही ना उन भावों को प्रदर्शित किया है। लेकिन उस लिपि को अभी तक क्या नहीं किया जा चुका है, पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, ठीक है। तो वो कौन सी हो गई, आद्य इतिहास हो गई। बात करें इतिहास की, तो इतिहास तो वह कालखंड जिसकी जानकारी के स्रोत क्या होते हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत होते हैं और एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं, ठीक है। यानी कि इस समय लिपि का विकास हो चुका था और इस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है, ठीक है। और इस इतिहास के अंदर कौन से स्रोत आते हैं, राजस्थान के अंदर कौन से स्थल आते हैं, वो आता है बैराट की सभ्यता, ठीक है। कौन सा आता है, बैराट की सभ्यता। अब देखिए, जो प्री हिस्ट्री है, अब इस प्री हिस्ट्री के अंदर कौन से काल आएंगे, ठीक है। तो इस प्री हिस्ट्री में आता है तो पाषाण काल और एक आता है ताम्र पाषाण काल। यानी कि ऐसा काल जिसमें पत्थर का उपयोग ज्यादा हुआ, वो पाषाण काल, और ताम्र पाषाण का मतलब तांबे की धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये दोनों काल किसमें आते हैं, प्री हिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को भी फिर से 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, ठीक है। और इस पूरा पाषाण के जो काल है उनको भी अलग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो स्थल हैं वे पूरा पाषाण से संबंधित है, निम्न पूरा पाषाण से, मध्य पूरा पाषाण से, उच्च पूरा पाषाण से। बात करें जो मुख्य जो अपना जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि मध्य पाषाण काल से बनता है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के जो स्थल है राजस्थान में वो कौन से हैं, एक तो है बागोर जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, और एक है तिलवाड़ा जो कहाँ है, बाड़मेर में। ताम्र पाषाण काल से संबंधित बात करें तो राजस्थान के अंदर जो स्थल है ताम्र पाषाण काल के वो कौन से, एक तो आहड़ बनास संस्कृति और एक है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सभ्यता की बजाय संस्कृति लिखा है, ठीक है। तो उसका संस्कृति का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई जानकारी है या कोई भी जो सभ्यता है उसके बहुत सारे स्थल मिले हों,
ठीक है, तो उनको सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है, संस्कृति का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल में अपने को पढ़ना हड़बना संस्कृति और गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए अपन प्रोटो हिस्ट्री के अंदर हड़प्पा सभ्यता में, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। प्राक का मतलब है प्राचीन, यानी कि जब कोई सभ्यता अपने प्रारंभिक स्वरूपों में थी। ठीक है, जब वह मान लो सभ्यता बसना शुरू हुई थी, जब उसका सबसे प्राचीन वाला काल है, ठीक है, तो वो होता है प्राक समय। और हड़प्पा में प्राक हड़प्पा। ठीक है, फिर आएगा विकसित हड़प्पा। विकसित हड़प्पा का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं हुई, लोगों का विकास हुआ, उनका रहन सहन बदला, उनके जीवन में उस तरह आयाम बनते चले गए। ठीक है, जैसे मान लो भवनों का निर्माण होना शुरू हो गया, रहना सहना उनका अच्छा हो गया, उनके उपकरण है वो थोड़े अच्छे हो गए। ठीक है, तो वो आ गई विकसित हड़प्पा। विकसित हड़प्पा के बाद में मान लो कोई भी सभ्यता हो, एक उसका चरमोत्कर्ष काल आता है। ठीक है, उसका उत्थान काल आता है। अब उत्थान काल पूर्ण होने के बाद में धीरे धीरे वो सभ्यता क्या होना शुरू हो जाती है, पतन की ओर अग्रसर हो जाती है, उसका विनाश होना शुरू हो जाता है, तो वो बोला जाता है उत्तर काल। ठीक है, तो हड़प्पा के परिप्रेक्ष्य में क्या बोलेंगे, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। और राजस्थान में जो स्थल है हड़प्पा के, वो कौन से हैं, कालीबंगा और सौंथी। कालीबंगा और सौंथी। और बात करें इतिहास से संबंधित, जो राजस्थान के अंदर जो स्थल अपने को पढ़ना, वो कौन सा है, बैराट की सभ्यता। ठीक है, और जो किस काल से संबंधित है, लौह युग से संबंधित है। बात करें पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीज आती हैं, जैसे मुद्राएं। भाई अनेक स्थलों को खोजा जाता है, जब वहाँ से अनेक जगहों से खुदाई की जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है, पैसे वगैरह उस समय के मतलब जो सिक्के वगैरह हैं वो मिलते हैं, तो वो होती है मुद्राएं। मुहर, मुहर का मतलब होता है, देखिए मुद्रा और मुहर अलग अलग है। मुहर से तात्पर्य है कि मान लो कि उस समय जब भी व्यापार वगैरह होता था, एक जगह से वस्तुओं को दूसरी जगह ले जाया जाता था, तो जैसे वर्तमान में क्या है कि जैसे अपन को कोई पत्र भेजना होता है, ठीक है, कोई लिफाफा भेजना होता है किसी दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या होता है कि उस लिफाफे को, पैकेट को बंद करके उसके ऊपर है ना एक सील लगा देते हैं। ठीक है, लाल सी स्याही सी होती है। ठीक है, वो होती है मुहर। मुहर का तात्पर्य है कि भाई ये जो सामान किसी स्थल से आ रहा है, ठीक है, तो बीच में, ठीक है, जब इसका जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जब परिवहन हो रहा है, तो इस समय के दौरान इसको ना तो किसी ने खोला है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, तो वो होती है मुहर। उसके बाद में स्मारक। स्मारक का मतलब आपको पता है कि भाई कोई मकान मिल गया, वो कोई इमारत मिल गई। ठीक है, भवन और मृदभांड। मृदभांड से तात्पर्य है कि जो मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, घड़े वगैरह मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन है, वो होते हैं मृदभांड। ठीक है, तो ये होती है पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए आगे कि इस काल को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से कि मान लो आपको स्थल दे देगा, जैसे बागोर दे देगा, ठीक है, आहड़ दे दिया, कालीबंगा दे दिया और बैराट दे देगा। ठीक है, और आपको कहेगा कि इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि भाई सबसे पहले कौन सा आता है, उसके बाद में कौन सा काल है, उसके बाद में कौन सा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कालक्रम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काल आता है वो आता है पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, यानी कि जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण से तात्पर्य है कि ऐसा पाषाण काल जिसमें जो पत्थर के उपकरण बनाए थे मनुष्य ने, वो कैसे थे, आकार में बड़े थे। ठीक है, ज्यादा सुंदर नहीं थे, भूंडे थे। ठीक है, ज्यादा सुंदर नहीं थे, वो था पूरा पाषाण काल। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, उपकरणों में क्या होगा, उपकरणों को सुंदर बनाया जाएगा और उसका आकार को कैसा बनाया जाएगा, छोटा बनाया जाएगा, तो वो आ जाएगा मध्य पाषाण काल। यानी कि मध्य पाषाण काल के जो उपकरण होंगे पत्थरों के, वो कैसे होंगे, माइक्रोलिथ होंगे, सूक्ष्म उपकरण होंगे। ठीक है, और सुंदर भी बनाएंगे। और मध्य पाषाण काल के जो राजस्थान में अपने को स्थल पड़ने हुए हैं, बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, सोजत, पाली। मध्य पाषाण काल के बाद में आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद में आता है ताम्रपाषाण काल। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान में ना मध्य पाषाण काल के बाद में सीधा ही कौन सा काल आता है, ताम्रपाषाण काल आता है। ठीक है भाई, अगर विश्व और भारत के और विश्व के संदर्भ में देखें अपन, तो क्रम यही रहेगा कि पूरा पाषाण आता है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल आएगा, फिर नवपाषाण काल के स्थल आएंगे, फिर ताम्रपाषाण काल की। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो जब भी स्थल खोजे गए तो वहां पर मध्य पाषाण काल के बाद में सीधे ही ताम्रपाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिले हैं राजस्थान से। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल है।
अब इस ताम्र पाषाण काल का जो समय है वो है 4000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का। 4000 बीसी से लेकर 1500 बीसी का। अब ये बीसी क्या है, ठीक है। देखिए, अगर मान लो इतिहास के अंदर क्या माना जाता है कि जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म माना जाता है कि भाई 21 साल में हुआ था, ठीक है। और तो उनसे पहले का जो भी काल होगा ना वो आता है बीसी के अंदर, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। तो उस 21 साल से 4000 साल पहले से लेकर 1500 बीसी तक का काल आता है ताम्र पाषाण काल का। और ताम्र पाषाण काल के जो स्थल है राजस्थान में वो कौन से हैं? आहड़, बालाथल, गिलुंड, गणेश्वर और जोधपुरा। इसके बाद में आएगा ताम्र पाषाण काल के बाद में आएगा हड़प्पा सभ्यता, जो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि सभ्यता में ज्यादातर किसका उपयोग हुआ था? कांस्य का उपयोग हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, काल माना जाता है, वो माना जाता है 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का। और राजस्थान के अंदर जो हड़प्पा स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगा, ठीक है। अपने को कौन सा पढ़ना है? कालीबंगा पढ़ना है। उसके बाद में आती है वैदिक सभ्यता, जिसका जो काल है वो है लगभग 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक का। उसके बाद में आती है लोह सभ्यता, ठीक है। लोह सभ्यता यानी कि जब सबसे पहले मनुष्य ने जब लोहे की खोज की, ठीक है ना, तो वो की थी 1000 बीसी में, 1000 बीसी में, ठीक है। तो सबसे बाद में अपने को पढ़ना है लोह सभ्यता। और लोह सभ्यता में अपन राजस्थान में कौन सा पढ़ेंगे? स्थल पढ़ेंगे बैराट, जो स्थल है वो मुख्यतः यहाँ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सीधी सी बात करूँ आपको, अगर समझने के हिसाब से बात करें, सीधी सी बात करें, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें, मारवाड़ी हो या शेखावटी में बात करें कि भाई सौपली तो पाषाण काल आयो। कौन सो काल आयो? पाषाण काल, यानी कि जय के अंदर की हो पत्थर को उपयोग करो, भाठा को प्रयोग करो। और वो पाषाण काल में भी होएगा पूरा पाषाण काल, जगह उपकरण के आया करता, पत्थर का आया करता, आकार में बड़ा आया करता, लेकिन भूडा आया करता। फिर आयो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में उपकरण क्या होने लगा? छोटा होने लगा और उन्हें अच्छा बनाने लग गया। उनके बाद में राजस्थान में नव पाषाण की बजाय सीधो कौन सा आयो? ताम्र पाषाण काल आयो। एक अंदर तांबा को प्रयोग करियो गयो, ठीक है। और कौन कौन सी सभ्यता स्थल है? आहड़, बालाथल, गिलुंड, गणेश्वर, जोधपुर। उनके बाद में आओगी हड़प्पा सभ्यता, जन कांस्य युगीन सभ्यता बोली जा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता को राजस्थान में जो स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगा। और हड़प्पा के बाद में अपन पढ़नी है लोह युगीन सभ्यता, जगह अंदर पढ़नो है बैराट। अब देखो आगे, अब देखिए जो पुरातात्विक स्थल हैं इनकी खोजों का कार्य कौन करता है भारत के अंदर, ठीक है। तो पुरातात्विक स्थल को खोज का कार्य कौन करता है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है वो क्या करता है? भारत के अंदर क्या करता है? पुरातात्विक स्थलों की खोज का कार्य करता है, ठीक है। और इस ASI की जो स्थापना वो कब हुई थी? 1861 में हुई थी। और किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। वैसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो खोज स्थलों की खोज की जाती है उसका कार्य कौन करता है? ASI करता है। ASI की स्थापना 1861, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारत में कुल जो ASI के जो कुल सर्किल हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 34 हैं, जिनमें से राजस्थान में कितने हैं? 2 सर्किल हैं, एक तो जयपुर के अंदर है और एक जोधपुर के अंदर है। अब देखिए, जहां से आपको याद करना वो ये है कि राजस्थान में पूरा पाषाण स्थल, पूरा पाषाण यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं? पाषाण काल में भी किसकी बात कर रहे हैं? पूरा पाषाण की। और पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांट दिया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। देखिए, ये जो पाषाण काल के जो स्थल है ना, ये रीट के अंदर नहीं है। जो आपका रीट का जो मेन एग्जाम होगा उसके अंदर नहीं दे रखे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी सी समझ होना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो सभ्यता नाम दिया है कि 5 सभ्यताओं का नाम दिया उसमें, जैसे कालीबंगा दे दिया, बालाथल दे दिया, शायद एक गिलुंड है, ठीक है। और एक हो गई आपकी ये बेराट की सभ्यता, ठीक है। इनका नाम दिया है और उसके बाद में लिखा है इत्यादि। अब इत्यादि में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी समझ होनी जरूरी है। यहाँ पे इसका पूरा वर्णन नहीं है, केवल और केवल स्थल है आपको, और वो स्थलों का नाम याद रखना कि कौन सा स्थल कहाँ है, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण के जो स्थल है राजस्थान से, वो कहाँ कहाँ से? डीडवाना जायल, ठीक है, डीडवाना जायल, सिंगी तालाब, अमरपुरा।
देखिए निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं राजस्थान में वो है डीडवाना, ठीक है, नाम सभी ने सुना होगा लगभग आपने, डीडवाना, ठीक है, जहाँ खारे पानी की झील है, ठीक। जायल, और ये जायल जहाँ मेरी पोस्टिंग है, वर्तमान में जायल के अंदर ही मेरी पोस्टिंग है, ठीक है। सिंगी तालाब अमरपुरा, ये जो चारों स्थल हैं ये नागौर के आसपास है, नागौर में है, ठीक है। तो ये डीडवाना हो गया, जायल, सिंगी तालाब, अमरपुरा, ये कौन से निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। उसके अलावा गंभीरी नदी क्षेत्र है, मोगरा पठार है जोधपुर के अंदर, और सोनीत है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये सभी कैसे हैं, निम्न पुरापाषाण काल के स्थल है। अब देखिए निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं या जो निम्न पुरापाषाण काल था उसके अंदर जो उपकरण बने थे उनका नाम क्या था, ठीक है। तो उनका नाम था हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग और पीबल, ठीक है। और ये औजार किसके बने होते थे, क्वार्जाइट के बने होते थे, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण थे वो किसके बने होते थे, क्वार्जाइट के बने होते थे। और इनके नाम आपको थोड़ा दिमाग में याद रखना, जैसे कि भाई हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग और पीबल। हैंडेक्स को हस्तकुठार बोल देते हैं, क्लीवर को विदारणी, चॉपर को गंडासा, चॉपिंग को खंडक और पीबल को या पेबुल, ठीक है। अब देखिए पीबल क्या है, ये पीपल आपने देखा है आपा घरा मकान बनावा, ठीक है, जब लेवा बजरी, और बजरी लेवा नो टाइम में है ना उनके अंदर गोल गोल बाठा हुआ, गोल गोल पत्थर हुआ, ठीक है, वो कहलाते हैं पेबुल या पेबल। और अगर उस पत्थर को, ठीक है, एक साइड मतलब गोल तो है वो, अगर एक साइड घैस के एक ना को हथियार को रूप दे दियो जा तो वो बन जाएगा चॉपर, ये बन जाएगा चॉपर। और अगर उन पेबुल ने दोनों साइड धारदार बना दिया जाए तो वो बन जाएगा चॉपिंग, ठीक है। तो राजस्थान में केवल यहाँ से जो अगर क्वेश्चन बनेगा तो केवल यही बनेगा कि डीडवाना, जायल, सिंगी तालाब, अमरपुरा का संबंध किस काल से है, तो निम्न पुरापाषाण काल से। फिर मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पुरापाषाण काल के जो क्षेत्र हैं राजस्थान में वो लूणी नदी क्षेत्र है, वागन बेड़च है, वह कादमली घाटियाँ है, होकर व बरीगानी है जो अजमेर के अंदर है, और डीडवाना भी है ना वो मध्य पुरापाषाण काल के अंदर भी आता है, और जैसलमेर। अब मध्य पुरापाषाण काल के अंदर जो उपकरण काम में लिए जाते हैं वो किसके बने होंगे, सल्क के, जैस्पर व चर्ट के बने होते हैं। और तीसरा बात करें वो आता है उच्च पुरापाषाण काल। और उच्च पुरापाषाण काल के जो स्थल है राजस्थान में वो कौन से हैं, बूढ़ा पुष्कर, अलनिया या अलानिया कोटा, हरसोरा अलवर, सोहनपुरा सीकर, और बैराट भी आ जाता है इसमें। देखिए बैराट लो काल में भी पढ़ेंगे अपन, जरूरी नहीं है कि कोई स्थल है तो उसको एक ही सभ्यता को निरूपित करता हो, वहाँ से अलग अलग अवशेष मिल सकते हैं, ठीक है। तो बैराट हो गया, और चंबल नदी घाटी जो क्षेत्र है ये सभी किसमें आते हैं, उच्च पुरापाषाण काल के अंदर आते हैं, ठीक है। और उच्च पुरापाषाण काल को क्या कहा जाता है, फलक व तक्षणी संस्कृति भी कहा जाता है। अब देखिए जो अभी शायद 3 या 4 दिन पहले जो एग्जाम हुई थी वनपाल की, ठीक है, उस वनपाल के अंदर देखो ये क्वेश्चन आया था यहाँ से कि पुरापाषाण या जो पुरातत्व स्थलों की खोज है, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान में 1870 में सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ कोटा में एस्यूलियन प्रकार के प्रस्तर उपकरण खोजे, यानी कि जो हैंडेक्स और क्लीवर है ना, ठीक है, हैंडेक्स और क्लीवर प्रकार के उपकरण सीए हैकेट ने सबसे पहले, सीए हैकेट ने 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ कोटा में खोजे। तो देखिए अब ये जो प्रश्न आया था ना वनपाल में, वो आया था कि राजस्थान में हैंडेक्स और क्लीवर, ठीक है, स्थल सबसे पहले कहाँ खोजे गए, और उस ऑप्शन में साफ साफ दे रखा था कि जयपुर और इंद्रगढ़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, इसको अच्छे से याद रख लेना कि सबसे पहले राजस्थान में हैंडेक्स और क्लीवर प्रकार के जो उपकरण थे वो कहाँ खोजे गए, जयपुर और इंद्रगढ़ कोटा में खोजे गए, ठीक है। और किसने खोजे, सीए हैकेट ने खोजे। कब खोजे, 1870 में। उसके बाद में 1871 में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय एसीएल कार्लाइल को जाता है, ठीक है। यानी कि 1871 में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, एसीएल कार्लाइल को जाता है, जिन्होंने दौसा के आसपास के क्षेत्र में खुदाई का कार्य किया था, सर्वेक्षण का कार्य किया था, ठीक है। इसके बाद में आपको ये याद रखना, ये मतलब यहाँ से कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक तो व्यक्ति का नाम दे देगा और स्थल का नाम दे देगा कि भाई इस व्यक्ति ने कहाँ पर खोज की थी, ठीक है, कहाँ पर सर्वेक्षण किया था। तो सेटनकार ने कहाँ पर खोज की थी, झालावाड़ में, ठीक है। सेटनकार ने कहाँ खोज की थी, कहाँ सर्वेक्षण किया था, झालावाड़ में, ठीक है।
अब नेक्स्ट है ASI, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसने कहाँ सर्वेक्षण किया था? 1954 में गंभीरी और जो बेड़च क्षेत्र है वहाँ पर खोज का कार्य किया था। डॉक्टर ओलचिन ने कहाँ पर खोज की? जालोर के अंदर। और ओलचिन, AS गावड़ी, KTM हेगड़े, इन्होंने कहाँ पर खोज शुरू की, कहाँ पर सर्वेक्षण किया? बूढ़ा पुष्कर, ठीक है, जो अजमेर के अंदर है, और जैसलमेर, वहाँ पर इन्होंने क्या किया? उत्खनन का कार्य किया। ये तो थे केवल पुरा पाषाण से संबंधित थे, ठीक है। अब पुरा पाषाण के बाद में देखिए कि राजस्थान से ना गुफाओं के साक्ष्य भी मिले हैं, शैलाश्रय के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से मिले हैं? बूंदी में छाजा नदी क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ जिसको गरड़दा बोल देते हैं, कहीं पर गरदड़ा बोला जाता है, ठीक है, गरदड़ा सभ्यता या गरड़दा सभ्यता, ठीक है। बूंदी में छाजा नदी क्षेत्र से गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। कोटा में जो चंबल नदी क्षेत्र है, अलानिया या अरनिया क्षेत्र, ठीक है, वहां से भी गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। हरसोरा कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है। सोहनपुरा सीकर में, दर्र भरतपुर, विराटनगर जयपुर, इन सभी जगहों से क्या हुए? गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद में आता देखो मध्य पाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण आपने पढ़ा, जिसमें निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल के अपने स्थल पढ़े, ठीक है। अब आता है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के जो स्थल है राजस्थान में, वो अपने को पढ़ने हैं, बागोर, तिलवाड़ा और सोचत। अब ये विशेषता मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मध्य पाषाण काल का जो समय था, तो उस समय के जो मनुष्य था वो कौन से उपकरणों का उपयोग करता था? माइक्रोलिथ, यानी कि सूक्ष्म उपकरण, यानी कि पत्थर का छोटा छोटा उपकरण बनाना, तो और सुंदर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये किसके बने होते थे? चैलसेडोनी के बने होते थे, ठीक है। अब देखिए अपने को जो पढ़ना है, अब इंपॉर्टेंट जो सभ्यता आएगी पहली, वो आएगी बागोर की सभ्यता, और यहां से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है। अब चाहे वो रीट की एग्जाम हो, चाहे बागोर नहीं दे रखा होगा वहां पर, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना जरूरी है, बागोर की सभ्यता। अब देखिए सभ्यताओं के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से बनता है। तो एक तो बनता है कि जो भी सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई, उसका उत्खनन किसने किया, और वहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले, ठीक है। इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि वह कौन सी नदी के किनारे है, उसका उत्खनन करता कौन है, और वहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले आपने को पढ़ना है बागोर, और बागोर कौन सा स्थल है? मध्य पाषाण काल का स्थल है, ठीक है, जहां पर माइक्रोलिथ उपकरणों का उपयोग किया गया था। अब देखिए बागोर सभ्यता जो है वो कहां पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है। एक बार इसको बता देता हूँ, फिर आपको ट्रिक से बता दूंगा, ट्रिक से याद करवा दूंगा अभी, ठीक है। तो बागोर जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे विकसित हुई? कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई, और इसका उत्खनन करता कौन है? VN मिश्र, ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। 1967 से लेकर 69 तक उन्होंने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया, और इस उत्खनन कार्य के अंदर VN मिश्र की हेल्प किसने की? LS लेस्निक ने इसकी हेल्प की। अब देखिए कि बागोर का जो उत्खनन है वो 3 स्तरों पर हुआ है, यानी कि 3 चरणों में इसकी खुदाई का कार्य हुआ, 3 स्तरों पर इसका उत्खनन हुआ, ठीक है। और वहां से अलग अलग साक्ष्य प्राप्त हुए, तीनों स्तरों से अलग अलग साक्ष्य प्राप्त हुए। अब सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ से ये देखो कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। एक तो मिला है पशुपालन व कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। कृषि व पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? बागोर से मिला है। और बागोर से जहां पर सबसे पहले खुदाई का कार्य शुरू किया गया था, उस टीले का नाम था महासती, ठीक है। तो इसको क्या कह दिया जाता है? महासतियों का टीला भी कह दिया जाता है। उसके बाद में बागोर को कहा जाता है आदिम संस्कृति का संग्रहालय या संग्राहक, आदिम संस्कृति का संग्रहालय, ठीक है। ये आदिम संस्कृति का संग्रहालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से ना 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले थे, 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले थे, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय या संग्राहक कह दिया जाता है, ठीक है। ये आपको बता ही चुका हूं मैं कि यहाँ पर ये तो मध्य पाषाण काल एक स्थल है, तो यहाँ मध्य पाषाण काल के जो भी स्थल होंगे वहां पर कौन से उपकरण काम में आएंगे? माइक्रोलिथ उपकरण काम में आएंगे, ठीक है। तो इस सभ्यता के दौरान माइक्रोलिथ उपकरणों का उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट बात करें गले में हड्डी का उपकरण, यानी कि
ऐसी सभ्यता का नाम बताओ जिसमें किसी मनुष्य ने अपने गले में हड्डी का उपकरण या हड्डी की माला डाल रखी थी। वो कौन सी है? बागोर की सभ्यता, भीलवाड़ा में। ठीक है। और बागोर से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना, उन्हीं के आधार पर बताया गया है कि राजस्थान में ना मध्य पाषाण काल के बाद में सीधा ही क्या हुआ था कि ताम्र पाषाण काल आ गया था। अब देखिए इसके तीनों स्तर देखिए, तीनों स्तर देखिए इसके, कि जो सबसे पहला जो स्तर है, प्रथम स्तर है, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है। और जहाँ से क्या हुआ, आपको पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ठीक है। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, यहाँ से पशुओं के बाड़े मिले। अब सीधी सी बात है भाई, अगर पशु रखेगा, ठीक है, तो पशु मरेगा जना, उनका कंकाल भी मिलेगा, तो पशुओं के कंकाल भी मिले और कसाई खाने के साक्ष्य भी मिले, यानी कि जहाँ पर पशुओं को काटा जाता था तो कसाई खाने के साक्ष्य भी मिले। उसके अलावा 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले। कहाँ से? बागोर से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्राहक कहा जाता है। जो दूसरा स्तर आता है वो ताम्र पाषाण काल का आता है। ठीक है। यानी कि इस समय क्या होगा, यहाँ पर जब खुदाई की गई दूसरे स्तर की, तो उस समय क्या हुआ, जो ताम्र पाषाण काल के इनको अवशेष मिले। ठीक है। जिसमें 5 ताम्र उपकरण मिले हैं, जिनमें एक छेद वाली सुई भी मिली है, टूटा हुआ भाला मिला है, 3 बाणागर मिले हैं। ठीक है। मृत भांड भी मिले। और जो तीसरा स्तर है वो लोहकालीन समय से संबंधित है, जहाँ से 7 तो लोह उपकरण मिले हैं, 5 कंकाल तंत्र मिले हैं और एक मृत भांड भी मिले हैं। ठीक है। अन्य प्रमाण की बात करें बागोर से, तो कौन कौन से मिले हैं? आटा चक्की है, सिलबट्टा है और पत्थर के फर्श हैं। ये होगी बागोर की सभ्यता। अब देखो इसको याद कैसे करें, ये तो किताब में भी लिख रखा है सारी बातें। ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, तो देखो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा नाम याद करना, छोटी सी ट्रिक याद करें, बाबा का मिश्रण। बाबा का मिश्रण, बाबा का मिश्रण। बा से बागोर और बा से बालाथल, आपको ये दोनों सभ्यताएं पढ़नी है आपके सिलेबस में। ठीक है। बाबा का मिश्रण, बा से बागोर और बा से बालाथल, और मिश्रण से आपको याद रखना है मिस्र। ठीक है। यानी कि इन दोनों के जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? मिस्र, यानी कि वी.एन. मिस्र। ठीक है। तो ये तो याद हो जाएगा, बाबा का मिश्रण यानी बागोर, और बागोर और बालाथल दोनों के उत्खननकर्ता कौन आएंगे? वी.एन. मिस्र आएंगे। अब देखो कैसे याद करें। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है। और ये कोठारी नदी के किनारे पर है। तो जो भील होते हैं ना, ठीक है, भील जो होती है वो क्या होती है? आदिम जनजाति है, बहुत ही प्राचीन जनजाति है। ठीक है। भील कौन सी जनजाति है? आदिम जनजाति है। तो याद कैसे करें? अब इसको ट्रिक बनाओ कि आदिम भीला की बागोरी, आदिम भीला की बागोरी, आदिम भीला की बागोरी बनगी कोठारी। भाई भील है, आदिम है, तो आदिम भीला की बागोरी, बागोरी का मतलब बागोर। ठीक है। आदिम भीला की बागोरी बनगी कोठारी। कोठारी का मतलब समझोगी? कोठारी का मतलब हम सब ने ध्यान है कि भाई जब भी कोई का ब्याह शादी हो है, जना घर में जो खाने पीने वालों जो मामलो रखे ना, जटे जै कमरे के अंदर रखे जाओ बोले जा कोठार। ठीक है। और कोठार में जहाँ आदमी ने रखो जाओ बोले कोठारी। ठीक है। तो भीला की बागोरी, आदिम भीला की बागोरी बनगी कोठारी, आदिम भीला की बागोरी बनगी कोठारी। ठीक है। कोठारी बनगी, कोठारी बन की बाकी होगी बाहर न बैठगी। कोठारी को मतलब कोठारी नदी के किनारे है बागोर सभ्यता। ठीक है। तो आदिम भीला की बागोरी बनगी कोठारी, आदिम भीला की बागोरी बनगी कोठारी। आदिम को मतलब क्यों होगो? आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर को। तो भीला की बागोरी बनगी कोठारी, और कोठारी बन के बाहर ने बैठ की गेट पर, कोठार का बैठ की गेट पर, और कहाँ बैठी? गले में 3 माइक्रो हड्डी का उपकरण डाली, यानी कि माला डाल ली। गले में क्या कर लियो? 3 माइक्रो हड्डी की माला या हड्डी की उपकरण डाल लिया। तो माइक्रो को मतलब तो होगा कि जो बागोर सभ्यता है ना, वह माइक्रोलिथ उपकरण प्राप्त हुए हैं, सूक्ष्म आकार का उपकरण प्राप्त हुए हैं पत्थर का। ठीक है। और माइक्रो, 3 माइक्रो, 3 को मतलब होगा 3 स्तरों पर उत्खनन हुआ। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे गए। अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी सभ्यता है जिसके अंदर 5 स्तरों पर खुदाई की गई है। ठीक है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 3 स्तरों पर उत्खनन किस सभ्यता में हुआ? तो बागोर सभ्यता में 3 स्तरों पर उत्खनन हुआ है। तो आपको कैसे याद करना है कि आदिम बिल्ला की बागोरी बनगी कोठारी, और कोठारी बन के बाहर ने बैठी है और गले में 3 माइक्रो आडियां की माला डाल रखी है। ठीक है, 3 माइक्रो आडियां की माला डाल रखी है। और बात क्या करेगी? 3 ही काम करेगी। क्या काम करेगी? एक तो पशुपालन को, और एक कृषि को। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगी महासती। 3 काम करेगी, कृषि, पशुपालन, और लास्ट में क्या हो जाएगी? महासती। ठीक है, तो फिर वो दोहरा लेना ट्रिक ने, और ये याद रह जाएगी। ठीक है, कि बिल्ला की बागोरी, आदिम बिल्ला की बागोरी बनगी कोठारी, और कोठारी बन के बाद क्या करेगी? 3 माइक्रो आडियां का उपकरण, आडियां की माला कर डाल लेगी, आपके गले में डाल लेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अभी, गले में हड्डी का उपकरण, फर्स्ट ग्रेड में अभी आया कि गले में हड्डी का उपकरण निम्न में से कौन सी सभ्यता से मिला है? ठीक है, तो बागोर से मिला है। तो आदिम बिल्ला की बागोरी बनगी कोठारी, और कोठारी बन के 3 माइक्रो हड्डियां का उपकरण, हड्डियां की माला गले में डाल ली, और 3 काम करेगी। क्या काम करेगी? कृषि, पशुपालन, और लास्ट में की हो जाएगी? महासती हो जाएगी। तो ये चीज तो आपने याद रखनी जरूरी है, प्रश्न आओगे 8वीं। ठीक है, एक बार फिर दोहरा लो, आदिम बिल्ला की बागोरी बनगी कोठारी। ठीक है, आदिम बिल्ला की बागोरी बनगी कोठारी, और कोठारी बन के करो बाहर ने बैठते हैं वो क्या करो? 3 माइक्रो, ठीक है, हड्डियां का उपकरण गले में डाल लिया, और 3 ही काम करेगी। क्या करेगी? कृषि, पशुपालन, यानी कि पशुपालन को जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कठे मिले है? बागोरू मिले। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृषि और पशुपालन को प्राचीनतम साक्ष्य बागोर, भीलवाड़ा, और 14 प्रकार की कृषि। ठीक है, तो वह क्या करेगी? कृषि करेगी, पशुपालन करेगी, और लास्ट में क्या हो जाएगी? महासती हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और एक सुझाव मैं आप करना चाहूँ कि अगर आपने अपनी मातृभाषा में समझ में आवा है तो आप मन यो सुझाव जरूर दोगा कमेंट बॉक्स में कि मैं मातृभाषा में पढ़ाऊँ, अपनी मारवाड़ी या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाऊँ, या फिर हिंदी के अंदर बोल के पढ़ाऊँ। ठीक है, क्योंकि जब तक मेरी समझ है कि ये जो वीडियो है, जो सभ्यता है राजस्थान की सभ्यता, वह राजस्थान का ही अभ्यर्थी देखेगा और उनका समझ में आ जाए मेरे हिसाब। ठीक है, तो आप ज़रूर बताना ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अपन लोकल लैंग्वेज में पढ़ें तो कैसा रहेगा, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।